हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहा सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी विद स्नेहा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो जैसा कि मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि अगर आपको किसी चैप्टर को समझना है तो उसकी पहली जो हेडिंग है उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कि चैप्टर का नाम क्या है इसको आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम जब इसको समझें कि जनजातियां कौन है, खानाबदोश क्या है और एक जगह बसे हुए समुदाय कौन है, उससे पहले हम चलते हैं ये जानने के लिए कि आखिर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या देख लिया। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मिडवेल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। तो मध्यकालीन भारत में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है फ्रेंड्स, तो देखो। तो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हमने क्या देखा, हमने देखा शासक देखे, राइट। हमने शासक देखा, शासक के बाद उनका क्षेत्र विस्तार देखा, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमने क्या देखा, उनका समय देखा, मतलब किस टाइम तक उन्होंने शासन किया। ठीक है, हमने ये देखा। फिर इसके बाद में शासन करने के साथ साथ उन्होंने और क्या कार्य किया, ठीक है। तो उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमने देखा कि उन्होंने कौन कौन से कार्य किए। फिर उसके बाद हमने देखा कि नगर, ठीक है, नगर कैसे थे वहां के, ठीक है, व्यापार कैसा था वहां का, हमने व्यापार देखा, ठीक है, नगर देखा, व्यापार देखा और वहां की इमारतें देखी, ठीक है, इमारतें देखी। और इसके बाद हमने और भी देखा था, क्या देखा था कि वहां पर जो राजा है वो अपने जो प्रजा है उसकी प्रजा के लिए किए गए कार्य, किए गए कार्यों को देखा, ठीक है, जैसे तालाब खुदवाना, बागीचे लगवाना और उनकी सुविधाओं के अनुसार कार्य करना, हमने ये सब चीज़ें देखी थी। ठीक है, हमने इमारतें देख ली, प्रजा के लिए किए गए कार्य देख लिए गए, नगर देखा, व्यापार देखा, ठीक है, शिल्पकारी भी हमने देखी, शिल्पकार को भी हमने देखा कि वहाँ पर शिल्पकार किस तरह के, यानी कि हम अगर मोटा मोटा कहें तो हमने क्या क्या किया है कि हमने पूरे के पूरे इंडिया को, हमने पूरे इंडिया को क्या कर लिया है, देख लिया है। ठीक है, हमने पूरे इंडिया को देख लिया है। लेकिन हम क्या भूल गए हैं, अब आप मुझे बताओ कि हमने ये सब देख तो लिया है, कुछ समझ में आ रहा है कि हम क्या भूले हैं। तो हम भूल गए हैं कि जब ये क्षेत्र विस्तार हुआ, जब ये शासक बने, जब ये क्षेत्र विस्तार हुआ, जब इनका समय पीरियड चल रहा था, जब इन्होंने कार्य करा, जब नगर व्यापार इमारतें ये थी, जब प्रजा के लिए कार्य किए जा रहे थे, उस टाइम पर क्षेत्र विस्तार जब हुआ, मान लो कोई शासक अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा है, जैसे मान लो कोई जंगल वंगल कटवा रहा है, ठीक है, जंगल कट रहे हैं, तो उस स्थान पर निवास करने वाली जनजाति या फिर वहां के लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ा, उन पर क्या असर हुआ, वे कहाँ गए, हम ये सब तो भूल गए हैं, राइट। तो हम क्या भूल गए, हमें अगर देखा जाए तो हम क्या भूले, तो हम भूल गए हैं जनजातियों को। ठीक है, हमने जनजातियां अभी तक नहीं देखी हैं। खानाबदोश लोग कौन है हम ये नहीं जानते हैं, एक जगह बसे हुए समुदाय क्या है ये भी हमको नहीं पता है। तो आज इस चैप्टर में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर जनजातियां कौन है। तो ये वे जनजातियां हैं जो इस क्षेत्र विस्तार से पहले यहाँ पर रह रही थी। ठीक है, यानी कि हमारे और आपके, हमारे ही भाई बंधु हैं ये जनजातियां। खानाबदोश जो लोग हैं ये कौन है, ये हमारे ही पार्ट है, हमारे ही भाई बंधु हैं। ठीक है, तो जो ये जनजातियां हैं ये कहाँ रह रही हैं, ये जंगलों में निवास कर रही हैं। ठीक है, ये दुर्गम स्थानों पर निवास कर रही हैं, ये पहाड़ों पर निवास कर रही हैं। ठीक है, ये ऐसी जगह पर जनजातियों का निवास स्थान मुख्यतः हमको देखने को मिलता है। अब खानाबदोश लोग कौन है, तो खानाबदोश लोग वे लोग हैं जो एक जगह फिर दूसरी जगह अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि कहीं पर भी एक जगह रुक करके अपने जीवन यापन नहीं कर, लाइक बंजारा। ठीक है, बंजारा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, है ना, पिक्चर भी आप लोगों ने देख रखी है बंजारा की। तो आपको पता है कि बंजारा कौन है, या मतलब वो हमेशा अपना जीवन शिफ्ट करते थे, कभी यहाँ है तो आज यहाँ है, परसों वहाँ है, ऐसे करके मतलब उनका जीवन चलता रहता है। और उसी दौरान वो क्या करते हैं, व्यापार करते रहते हैं। पशु पाल के रखा उन्होंने, तो पशुओं के साथ अपनी बीवी बच्चों के साथ में मतलब एक स्थान में दूसरे स्थान पर वो हमेशा पलायन करते रहते हैं। ठीक है, चलायमान रहते हैं। ठीक, अब एक जगह बसे हुए समुदाय कौन है, खानाबदोश कौन है,
जनजातियां कौन। तो एक जगह बसी हुई समुदाय कौन है, कि मान लीजिए कि कोई समुदाय है, कोई जनजाति जो एक जगह बस गई है परमानेंट, कि हाँ वो वहीं पर ही रहेगी, वहां से नहीं हटेगी, ठीक है। तो वो क्या हो गई, एक जगह बसी हुई समुदाय हो गए जो कुछ टुकड़ों में विभाजित हैं। लेकिन जो नगर में रह रहे लोग हैं ना, उनसे वे अलग हैं। ये हमको ध्यान रखना है कि एक जगह बसे हुए समुदाय वे नहीं है कि जैसे मान लो कि जो नगर में जो गांवों में लोग रह रहे हैं, ये वैसे नहीं है, ये इनका एक अलग समुदाय है, ठीक है। तो ये ऐसे लोग हैं। तो आज हम ये सब जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, यानी कि शासक आए और चले गए, ठीक है। इस उठापटक के बीच कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। कहाँ, शहरों और गांवों में सारी जो भी कलाएं थी, दस्तकारियां थी, उत्पादन थे, वो सब जगह यहाँ वहाँ विस्तृत हो रहे थे, फल फूल रही थी, ठीक है। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यानी कि इस लंबे अंतराल में जो भी ये कार्यकाल चला, इसमें क्या क्या हुआ, राजनीतिक चेंज आया, सामाजिक चेंज आया, आर्थिक परिवर्तन भी हो गए यहाँ पर, ठीक है। राजा चेंज हुआ तो राजनीतिक चेंज हो गया, सामाजिक परिवर्तन हो गया। एक राजा के ही चेंज होने से बहुत चीजें क्या हो जाती हैं कि बदल जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। लेकिन राजा के द्वारा किए गए कार्य, हमने अगर एक नज़र से देखा कि राजा ने क्या करा है, तो राजा ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया है, वहाँ पर आर्थिक वो मजबूत हो रहा है, आर्थिक रूप से राजा मजबूत हो रहा है, ठीक है। कर बहुत आ रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, इनको ध्यान में रख करके, जनजातियों को, खानाबदोश लोगों को, तो इनका तो मतलब घर छीन रहा है ना। मान लीजिए कि अगर आप उनको हटा रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो, या फिर आप जंगल कटवा रहे हो, तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, अब जो जनजातियां ये क्या करेंगे, ऑफकोर्स इनके पास सिर्फ एक ही उपाय बचेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, यानी कि इनसे, शासकों से लड़ने का, है ना। और हम ये चीज आगे देखेंगे भी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। यानी कि जैसे मान लो कोई एक जगह यानी दिल्ली ग्रो कर रही है, जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे मथुरा भी ग्रो कर रहा हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जिस टाइम पे दिल्ली ग्रो कर रही है उस टाइम पर आपका बिहार भी ग्रो कर रहा हो। जरूरी नहीं है जिस टाइम पे बिहार ग्रो कर रहा था उस टाइम पे आपका पश्चिम बंगाल ग्रो कर रहा हो, या फिर कोई भी इलाका आप ले लो कि कोई चीज है जो आपका ग्रो करे, एक साथ एक टाइम पे एक जगह पर एक जैसी ग्रो नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडिया है आज भी और पहले भी, इसमें अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट है, ठीक है, अलग अलग जलवायु हमको मिलती है ना। तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि एक जैसा कभी ना था, ना है और ना ही आगे रहेगा। हमेशा जगह से चीजें चेंज होती रहती हैं। तो यानी कि सामाजिक जो परिवर्तन हो रहे थे वे हर जगह एक समान नहीं थे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजा एक जैसा नहीं है, वहाँ पर लगे हुए नियम एक जैसे नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए थे, ठीक है। ऐसा कैसे और क्यों हुआ ये समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए कि अगर ऐसा क्यों हो रहा है, सब हम जानेंगे आगे। अब आगे बढ़ते हैं। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। यानी कि समाज में वर्ण व्यवस्था पहले से ही विभाजित थी, यानी कि पहले से ही मौजूद थी, जो ब्राह्मणों ने सुझाया था। यानी कि वर्ण व्यवस्था किसके द्वारा बनाई गई थी, तो हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई थी अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। और इसे स्वीकार किसने किया, राजाओं के द्वारा स्वीकार किया गया। फिर धीमे धीमे क्या, राजाओं ने स्वीकार किया, ब्राह्मणों ने बनाया, फिर आम जनता ने भी इसे स्वीकार किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि सब ने ही आंख बंद करके स्वीकार कर लिया। कुछ लोगों ने इसे डिनाई भी किया, मना भी किया कि नहीं, हम स्वीकार नहीं करते हैं। और इस वर्ण व्यवस्था से हुआ क्या, इससे ऊंच और नीच, ठीक है, मतलब ऊंची जाति और नीची जाति, अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। और हमने देखा था कि कैसे कोई निम्न जाति, निम्न वर्ग का व्यक्ति जब पावरफुल हो जाता है तो वो कैसे अपनी जाति को चेंज कर लेता है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा कौन सा यज्ञ हमने पढ़ा था जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति
यज्ञ, उस यज्ञ को करवा करके अपनी जाति को चेंज करके वो क्षत्रिय बन सकता था। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था ना। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि इसमें ऊंच नीच का भेद होता है। ठीक है, अमीर और गरीब के बीच में फासला बढ़ जाता है, किससे? वर्ण व्यवस्था के आने से। ठीक है, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया था। यानी कि कब? दिल्ली की जब सल्तनत का काल था, यानी दिल्ली के सुल्तान जब राज कर रहे थे। फिर मुगलों के काल में इसमें क्या हुआ कि ये और भी जटिल हो गया। अब हम देखते हैं आखिर जनजातीय समाज क्या था। अभी तक हमने ओवरव्यू लिया है, ठीक है, कि पहले कैसा था, अभी कैसा है। अब हम पढ़ेंगे, ये हमारी मेन हेडिंग होगी जनजातीय समाज। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे जनजाति कौन थे, ये कैसे थे, कहाँ से आए, क्या करते हैं, इनके बारे में हम सारी जानकारी लेंगे। देखो, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। यानी कि जैसा हम अभी पढ़कर आए हैं, वर्ण व्यवस्था वाले ही समाज नहीं थे, दूसरे प्रकार के समाज भी उस टाइम पे मौजूद थे। ठीक है, उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्राह्मण सुझा रहे हैं, जिस वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मण सब पर लागू कर रहे हैं, थोपने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस व्यवस्था को नहीं मानते थे। ओके, और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। यानी कि और ना तो वो ऐसी कोई वर्ण व्यवस्था को मानते थे और ना ही यानी कि वो किसी भी वर्ग में विभाजित नहीं थे। जैसे कि वर्ण व्यवस्था में हमने देखा कि लोग वर्ग में विभाजित थे, राइट। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा गया। तो ये समाज कौन थे फिर, जो वर्ण व्यवस्था में विभाजित नहीं है, वर्ग भी नहीं है, कि मतलब इसका होता है ना कि एक ही जाति में बड़ा छोटा हो जाता है, फिर डिफरेंट चीज़ें आती हैं। तो ऐसा इस व्यवस्था इस जनजाति में नहीं था। यानी कि ये ना तो वर्ग को मानती थी और ना ही वर्ण को मानती थी। ठीक है, तो ये कौन थे? ये थी जनजातियां थीं। तो अब आखिर जनजातियां हैं क्या? आसमान में टपक के तो नहीं आई होंगी। तो ये जनजातियां हमारे और आपके बीच रहने वाले कुछ लोग ही थे जो हमसे और आपसे अलग हो गए। ठीक है, और इन्होंने अपना एक अलग समुदाय बनाया और ये जंगल में रहते थे। उसी कल्चर को ये फॉलो करते हैं, वही रीति रिवाज मानते हैं। और अगर इन्हें कोई चेंज करने का प्रयास करता है या फिर चेंज करने के लिए कुछ करता है, तो ये उसके अगेंस्ट जाते हैं और अपने कल्चर को चेंज करना पसंद नहीं करते। आज भी हम जब देखते हैं तो जनजातियों के बीच में और सरकार के बीच में इसी चीज़ का मतभेद होता है कि उनके कल्चर को छेड़ो मत, है ना। अब हम आगे देखेंगे, प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। यानी कि जनजातियां जो हैं किस व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं? नातेदारी व्यवस्था से ये जुड़ी हुई हैं, ध्यान रखिएगा। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती हैं। यानी कि जनजातियां क्या करती हैं? खेती भी करती हैं। कुछ दूसरी जनजातियां जो हैं शिकारी हैं। ठीक है, पहला हमने क्या देखा कि ये खेती करती जनजातियां, दूसरी शिकारी देखा। और शिकारी हैं, शिकारी संग्राहक या पशुपालक थे। यानी कि शिकारी भी हैं, संग्राहक भी हैं और पशुपालक भी हैं। ठीक है, हमारे पास प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। यानी कि जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं वहाँ पर मौजूद जितनी भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका इस्तेमाल वो करते थे और इसे अपनाने के लिए वो इनके यूज के लिए वो सारी गतिविधियाँ करते थे। इनसे जुड़ी हुई ही चीज़ों को वो करना पसंद करते थे। तो अब अभी आपको समझ में आ गया होगा कि दवा के लिए ये किस चीज़ का यूज़ करेंगे। जैसे हम हैं दवा के लिए क्या करते हैं, अभी एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक है, हमें जो आयुर्वेदिक औषधियाँ प्राप्त होती हैं, हमें जो जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं, कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो हमें इन्हीं जनजातियों से ही हमें आयुर्वेदिक औषधियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि जंगलों में रहते हैं और वहाँ से ही इनको इतनी बेशकीमती जो जड़ी बूटियाँ हैं, इनके ये बहुत बड़े संरक्षक हैं। ठीक है, जड़ी बूटियों के अगर हम माने कि संरक्षक कौन है, तो ये जनजातियां ही हैं जिन्होंने अभी तक संभाल के चीज़ों को रखा है। ये जानते हैं अपने कल्चर को, उन्होंने बहुत ही समेट करके रखा है। तो हमें जो औषधियाँ प्राप्त होती हैं तो कहीं ना कहीं हमको इनके द्वारा ही वो औषधियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये अपने जीवन के
प्रत्येक चरण में, चाहे वो बीमारी हो या फिर उनके खाने पीने की कोई चीज़ें हों, उनके जीविका उत्पादन के साधन के रूप में आप ले लो, ये सिर्फ और सिर्फ प्रकृति पर ही निर्भर हैं और ये एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी कि ये कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं जो प्राकृतिक संसाधन को छेड़ करके, यानी कि इन्हें अपनी संस्कृति को समेट कर रखना बहुत पसंद है। अब हम देखेंगे खानाबदोश कौन है। तो कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं। तो अब खानाबदोश क्या है? जो जनजातियां एक जगह पे दूसरी जगह स्थानांतरण करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खानाबदोश जनजातियां कहते हैं। तो कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। ठीक है, जनजाति समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे, यानी कि जो जनजाति समूह हैं ये संयुक्त रूप से भूमि पर नियंत्रण करते हैं और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे, यानी कि ये किसी के भी रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। ये इनके द्वारा खुद के जो इन्होंने खुद के लिए रूल्स बनाए हैं ये उन्हीं नियमों पर चलना पसंद करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। तो इस उपमहाद्वीप में कई जनजातियां जो हैं, कई बड़ी बड़ी जनजाति जिनको हम आज जानते हैं वो फली फूली। समानता ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी, यानी कि ये आम मनुष्य के बीच में नहीं रहते थे। इनका स्थान हमेशा आम लोगों से दूर था, जैसे जंगल हो गए, पहाड़ हो गए, रेगिस्तान हो गए या फिर कोई भी दुर्गम जगह हो गई जहाँ पर मनुष्य की पहुँच कठिन हो। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। ऑफ कोर्स, जैसे कि मान लीजिए कि अब कोई भी जो एक कोई भी समृद्ध वर्ग है या फिर आप कह लो कि कोई राजा है, अब उनके जंगल पर आक्रमण करेगा, उसे कटवाएगा, तो उनसे क्या होगा? उनका टकराव ही होगा ना। वो अपने प्राणों की बाजी लगाकर उससे युद्ध करेंगे और चाहेंगे कि उनके जो जंगल है उसे ना काटा जाए, उनको ना छेड़ा जाए, उनके घर को ना उजाड़ा जाए। हम और आप भी यही चाहेंगे। ठीक है, अगर हम पर कोई आक्रमण करेगा या फिर हमारे घर को कोई गिराएगा, तोड़ेगा, तो हम भी यही करेंगे। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया है। देखा, यानी कि इन्होंने क्या किया? अपनी आज़ादी को बचाकर रखा है और अपनी संस्कृति को भी इन्होंने समेट कर और बचाकर रखा है। लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे हैं, यानी कि वो हम पर निर्भर थे और हम उन पर निर्भर थे। यानी कि जाति आधारित, देखो यहाँ पर क्या लिखा है? जाति आधारित, यानी कि ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिम, ठीक है, ऐसे जो जाति में विभाजित थे वे जाति आधारित, और जनजाति समाज जो कि जनजाति लोग जो जंगलों और पहाड़ों और इत्यादि जगह पर रह रहे थे, वे अब हम भी मतलब यानी कि वे और जाति आधारित लोग एक दूसरे पर डिपेंड थे। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर थे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आज के टाइम पे या तब उनको जड़ी बूटियां चाहिए है, कोई औषधि चाहिए है, दुर्गम औषधि जो जंगलों में ही मिलती है, तो इनको कहाँ से मिलेगी? इस जनजाति से ही इनको वो औषधि प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने भी टकराव रहे हों, लेकिन फिर भी इन एक दूसरे पर इनकी निर्भरता बनी रही है। इसी निर्भरता और टकराव के बीच में ही आपसी सामंजस्य स्थापित हुआ है और दोनों समाजों ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तित करने का कार्य किया है। राइट, तो टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया है। अब हम देखेंगे आखिर जनजाति लोग हैं कौन। तो जनजातीय कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। यानी कि उस टाइम के जो इतिहासकार थे उन्होंने हमेशा किसके बारे में लिखा? राजाओं के बारे में लिखा है। वहाँ के शिल्पकारों के बारे में हमको जानकारी मिलती है, व्यापारियों के बारे में जानकारी मिलती है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था हमको उसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन हमको सबसे कम जानकारी किसके बारे में मिलती है? तो जनजातियों के बारे में हमको सबसे कम जानकारी मिलती है।
कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, यानी कि जो जनजातीय लोग थे वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक या मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। यानी कि जैसा कि हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल ले लीजिए, तो ऋग्वेद था उसका उच्चारण कैसे था? श्रोता, हमने सुन करके श्रोता और वक्ता, राइट, हमने श्रोता और वक्ता के रूप में जो इतनी लंबी पीढ़ियों तक वो ट्रांसलेट होता आया है ना, तब तो कोई लिखने का फॉर्मेट था ही नहीं कि आपको लिखना है। तो जिस तरीके से पहले ऋग्वेद का संरक्षण हुआ है कि ऋग्वेद कितनी पीढ़ियों तक, 100-200 पीढ़ियों तक वो कैसे चलकर आई है, वो चलकर आई है कि हाँ किसी ने उसे सुनाया है और किसी ने उसे याद किया, कंठस्थ किया है और फिर उसने उसको दूसरे को सुनाया है। तो इस तरह सुन करके और बोल करके ही वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर क्या हुई है? स्थानांतरण हुई है। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही बता रहे हैं कि जो जनजातीय लोग थे इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी रीति रिवाजों को कैसे एक जगह पे, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया है। तो वाचिक और मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ओके, ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थीं, हर नई पीढ़ी को ये विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। ठीक है, अब जो इतिहास लिखा जा रहा है तो ये इनसे ही बात करके, ठीक है, उसका अब हम उनके इतिहास को क्या करते हैं? लिख रहे हैं। अब बात आती है कि जो जनजातीय लोग हैं ये पाए कहाँ जाते हैं? तो जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। ठीक, तो यानी कि जनजातीय लोगों का प्रभाव भी और इलाका भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहा है। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति, यानी कि पंजाब की खोखर जनजाति का नियंत्रण एक बड़े क्षेत्र पर था। 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। तो जो खोखर जनजाति थी जो कहाँ पाई गई है? पंजाब में पाई गई है। तो ये 13वीं और 14वीं शताब्दी में ये बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जनजातियों का जो प्रभाव है वो समय समय के अनुसार बदलता रहा है, इनका प्रभाव भी और इनका इलाका भी। तो एक टाइम था जब खोखर जनजाति बहुत प्रभावशाली थी, फिर उसके बाद गक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, यानी कि गक्खर जनजाति बहुत महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। यानी कि जो गक्खर जनजाति थी, जो उसका गक्खर जनजाति का जो मुखिया था कमाल खान गक्खर, ठीक है, ये किसका मनसबदार था? तो ये अकबर ने इसको अपना मनसबदार बनाया था। तो आइए अब देखते हैं कुछ जनजातियों को कि उनका निवास स्थान आखिर था कहाँ पर। तो हमको आगे का चैप्टर पढ़ने में क्या होगा? आसानी हो जाएगी। तो देखिए ये यहाँ पर रही जनजातियाँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते, तो देखिए आपके समझ यहाँ पर है गक्खर जनजाति, फिर ये है खोखर जनजाति, ये है जंजूहा जनजाति, ये है बलूची जनजाति, ये है लंगाह जनजाति, और ये है अरघुन जनजाति, ये है समास, और ये है भील जनजाति, ये है कोली, यहाँ पर है जाटवास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन सब जगह के नाम तो पता ही होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि हम किस स्थान पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि हमने कई बार देखा है मैप को। अब ये है भील जनजाति, कोली जनजाति, काटकारीज जनजाति, बिराज जनजाति, कोयास जनजाति, खोंड जनजाति, गोंडवाना, ये गोंडवाना क्षेत्र है, गोंड जनजाति, बैगस जनजाति। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ओरोन जनजाति है, यहाँ पे संताल है, यहाँ पे मुंडा जनजाति है, यहाँ पर कोच है, खासी है, अहोम है, काचरिश है, नागा जनजाति है, और फिर यहाँ पर आओ तो कुरागा जनजाति है, और फिर ये है बादागश।
ठीक है। और फिर यहाँ पर है वेतर और यहाँ पर है मारवाड़ जनजाति। तो आपने इन सब जनजातियों को देख लिया है कहाँ पर कौन सी जनजाति है, और इसको आपको रटना भी है, इनका क्रम भी याद करना है क्योंकि जनजातियाँ बहुत बार पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। अब आगे बढ़ते हैं। तो मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन, तो हमने लंगाह भी देखा और अरघुन भी देखा। लंगान और अरघुन एक बार आप और देख लो, लंगाह और अरघुन कहाँ पर, देखो ये देखो यहाँ पर है लंगाह और ये रहा आपका अरघुन। लंगाह और अरघुन लोगों का जो प्रभुत्व था वो अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी जिसका क्या नाम था, इस जनजाति का नाम था बलोच। कहाँ, उत्तर पश्चिम में विशाल और शक्तिशाली। तो आओ बलोच जनजाति को पहले देखते हैं। तो देखो ये यहाँ पर रही बलूची जनजाति यानी कि बलोच जनजाति। अब हम जानते हैं कि बलोच जनजाति आखिर थी कैसी, ठीक है। तो बलोच जनजाति ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। तो यानी कि जो बलोच जनजाति थी ये कैसे थी, इनके अलग अलग समुदाय थे यानी कि कुल थे। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी, यानी कि पश्चिम हिमालय में कौन था, तो पश्चिम हिमालय में गडरिया थे, इनकी जनजाति थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों की पूरी तरह प्रभुत्व था। तो हमने देखा है नागा जनजाति और अहोम जनजाति को, ठीक है। एक बार आप फिर से देख लो, ये है नागा जनजाति और ये है अहोम जनजाति जो बहुत ही फेमस हैं, आज भी हैं। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। तो 12वीं शताब्दी तक बिहार और झारखंड के इलाके में चेर सरदार शाहियों का क्या हो गया था, उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया, ठीक है। तो चेर पर हमला किसने किया था, तो मान सिंह ने किया था। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए, यानी कि जो चेर जनजाति थी, ठीक है, उन पर लूटा गया, उन पर हमला किया गया, लेकिन उनको पूरी तरह से क्या नहीं किया गया, तो उनको पूरी तरह से अपने अधीन नहीं बनाया गया था। आइए देखते हैं चेर जनजाति जो थी वो कहाँ पर थी, एक बार उसका भी स्थान देख लीजिए। तो ये देखिए, ये रही आपके सामने चेर जनजाति, ओके। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। यानी कि जब हम अकबर के काल पे देखते हैं तो इन पर पूरी तरह से पूरी तरह से इनको अपने अधीन नहीं किया गया था, लेकिन जब हम वहीं पर औरंगजेब के टाइम पे देखते हैं तो हम क्या पा रहे हैं कि इनको अपना अधीनस्थ बना लिया गया था, ठीक है। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। तो यहीं पर निवास करने वाली जो महत्वपूर्ण जनजाति थी वो थी मुंडा जनजाति, जिसे हम अभी पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। मुंडा और संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। तो ये कहाँ पर और मिलते थे हमको, तो उड़ीसा और बंगाल में हमें ये और मिलते थे। अब देखिए, कोली और बेराद जनजातियों को हमने कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों के आसपास देखा है, ठीक है। तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कौन, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कोली और बेराद जनजाति के अलावा भी कई और अन्य जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, ठीक है, कौन जनजाति है, दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी, ध्यान रखिएगा। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी।
तो हमें भील कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी इलाके पर और मध्य भारत में, यानी कि एमपी के आसपास। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। यानी कि 16वीं शताब्दी के अंत तक ये क्या हो चुके थे? बहुत सारे लोग खेतिहर बन चुके थे और जमींदार बन गए थे, वहाँ पर खेती भी करते थे और इनकी खुद की ज़मीन भी हो चुकी थी उस टाइम तक। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मतलब कुछ भील हमें ऐसे भी मिलते हैं जो शिकारी और संग्राहक रहे, और कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो खेतिहर और जमींदार बन गए। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो देखो, गोंड जनजाति हमें कहाँ कहाँ मिल रही है? तो गोंड जनजाति हमको मिल रही है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी मात्रा में फैले हुए थे। ठीक है, तो ये तो हमने देखा जनजातियों के बारे में, कितनी जनजातियां थीं, कहाँ कहाँ उनका निवास स्थान था। ठीक है, अब हम देखते हैं खानाबदोश और घुमंतु जो लोग थे वो कैसे रहते थे, यानी कि इनका जीवन यापन कैसा था, इनकी दिनचर्या कैसी थी, लोग क्या करते थे, आदि चीज़ों को हम जानेंगे। हमने देखा कि जो बलोच जनजाति थी वो कुलों में विभाजित थी। तो आओ देखते हैं कि आखिर कुल क्या था। कुल परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते थे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारा, ध्यान रखिएगा कि उनके नजर में कुल क्या था? तो एक ही पूर्वज की संतान को वो लोग कुल कहते थे, या फिर इसे ही वे जनजाति थे उसे नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर ये लोग क्या थे? आधारित थे। ये देखो, यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया जिसमें ये क्या है? भील जनजाति है, और ये भील जनजाति इस हिरण का शिकार कर रही है रात में। रात में भील लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। यानी कि जो ये खानाबदोश चरवाहे थे, इनका अलग अलग सबका व्यवसाय होता था। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए चरवाहे ही हैं जो जानवर पाल रहे हैं, तो ये अपने जानवरों के साथ ही यहाँ वहाँ घूमेंगे। सभी अपने जानवर हो गए, उनके बच्चे हो गए, उनकी बीवियाँ हो गई, उनका सामान हो गया, वो सब लेकर के एक जगह पर दूसरी जगह वो स्थानांतरित होते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। यानी कि जब वो अपने साथ जानवर रख रहे हैं तो दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, इन सब चीज़ों पर वो निर्भर होते थे। ऊन हो गया, ठीक है, तो ये क्या करते थे? ये एक तरह के व्यापारी ही थे जो अपने सामान का आदान प्रदान करते थे। मतलब गेहूँ, चावल, ये अनाज इन्होंने लिया और दूध, दही या फिर ऊन उन्होंने दूसरों को दिया। ठीक है, तो इनका जीवन यापन ऐसे होता था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनियमन भी करते थे। ठीक है, तो ये ऊन और घी आदि वस्तु चीज़ों का ये क्या करते? विनियमन करते थे और अनाज उनसे लेते थे। आइए एक दृश्य दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, ये हैं बंजारे। ठीक है, जो मतलब बंजारे यानी कि जो एक ही जगह पर मतलब स्थायी जीवन का जो निवास नहीं करते हैं, हमेशा उनका रहने का जो स्थान है वो चेंज होता रहता है, एक ही जगह पर वो नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये कौन है? ये बंजारे हैं। ये क्या कर रहे हैं? घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊंटों पर लादा जा रहा है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? मेवा को इकट्ठा किया जा रहा है और उसे इन ऊंटों पर लाद दिया जा रहा है। ठीक है, मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। ठीक है, तो यानी कि मध्य एशिया के जो व्यापारी हैं वो मेवा इत्यादि चीज़ें लाते हैं, और जो अपने एशिया के यानी कि अपने अपने यहाँ के जो भारत के जो व्यापारी हैं वो क्या कर रहे हैं? इन वस्तुओं को
बंजारे या फिर अन्य व्यापारी जो हैं, बंजारे हों या फिर कोई और व्यापारी हों, इन वस्तुओं को स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। हमने मुगल काल में देखा कि कैसे वहां पर बाजारें लगती थी, ठीक है, नगरों में। हर काल में, ऐसा नहीं सिर्फ मुगल काल में ही, हमने हर पीरियड पे देखा है कि किसी भी नगर हो, गांव हो, वहां पर बाजार लगेगी। तो उन बाजारों तक सामान कैसे पहुंचता है, तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बंजारों के द्वारा या फिर व्यापारियों के द्वारा, ठीक है। तो बंजारे भी क्या थे, व्यापारी की श्रेणी में आते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे, यानी कि कुछ जो खानाबदोश जनजाति थी वो जानवरों पर सामान ढोने का भी काम करती थी, यानी कि जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा कि मेवा को ले जा करके सप्लाई करना दूसरे मार्केट तक, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम, ये सेम काम हो गया, ठीक है। एक जगह पर दूसरी जगह आते जाते थे, यानी कि वो एक जगह पर दूसरी जगह आवागमन उनका होता था। वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे, वो सामान एक जगह से लेते थे, दूसरी जगह बेचते थे, फिर वहां से कुछ उठाया तो कहीं और बेचा, ऐसे, ठीक है। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, ठीक है। तो बंजारा लोग जो हैं सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था, ठीक है। इनका कारवा क्या नाम था, टांडा इनके कारवा का नाम था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसे हम अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज को, तो ये अनाज की ढुलाई के लिए करते थे, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर हमने देखा है कि जो बाज़ारों के बीच में जो सामान आता था, जो अनाज की ढुलाई हो या फिर किसी अन्य चीज़ की ढुलाई हो, वो बंजारों के द्वारा ही की जाती थी। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे, यानी कि जो बंजारे हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ गांवों से अनाज को लेकर जा रहे हैं और उस अनाज को कहाँ बेच रहे हैं, शहरों में बेच रहे हैं, ठीक है। और जब सैन्य अभियान होते थे, ठीक है, तो सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का भी काम करते थे, यानी कि जब कहीं पर कोई भी सैन्य अभियान चल रहा है तो वो खाद्यान्नों की ढुलाई का भी काम कर रहे हैं। किसी भी विशाल सेना के लिए 1,00,000 बैल अनाज ढोते होंगे। सोचो कितनी बड़ी सीमा है, 1,00,000 बैल अनाज ढोते होंगे। ऑफकोर्स जब कहीं पर सैन्य अभियान होगा तो वहां पर खाद्यान्न की पूर्ति के लिए 1,00,000 बैल की आवश्यकता तो पड़ती ही होगी, तो यानी कि 1,00,000 बैल अनाज ढोते होंगे, यानी कि 50,000 जो बंजारा है या फिर जो व्यापारी है, खानाबदोश जनजातियां हैं, वे कार्य कर रही हैं कौन सा, सामान को पहुंचाने का। अब देखते हैं खानाबदोश और भ्रमणशील समूह को। खानाबदोश घुमंतु लोग होते हैं, ठीक है। खानाबदोश लोग कौन है, घुमंतु लोग होते, जैसे हमने एक पढ़ा बंजारा। उनमें से कई पशुचारी होते हैं, ठीक है। उनमें से कई क्या होते हैं, पशुचारी होते हैं, जो पशुपालन करते हैं, जो अपनी रेवड़ और पशुवृद्ध के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार होते हैं, फेरी वाले भी ये होते हैं, और नर्तक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था, यानी कि वे लोग उस स्थान पर जरूर वापस आते हैं जहां पर ये लोग पहले एक बार दौरा कर चुके हैं। तो हमने देखा कि खानाबदोश लोग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो घुमंतु लोग हैं, घुमंतु लोग में से जैसे हमने बंजारा देखा, ठीक है, एक बंजारा हो गया जो पूरे गृहस्थी पूरे सामान के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कुछ लोग बर्तन बनाने का कार्य करते हैं, ठीक, इसमें लिखा नहीं लेकिन करते हैं। कुछ लोग पशुचारी का कार्य करते हैं, ठीक है, अपनी रेवड़ और पशुवृद्धि के साथ एक जगह चारागाह से दूसरी चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार हो गए जो अपनी दस्तकारी के साथ घूमते हैं, अपने इस हुनर के साथ घूमते हैं। कुछ फेरी वाले बनकर घूमते हैं, एक जगह सामान बेचा फिर दूसरी जगह सामान बेचा, ऐसे। कुछ नर्तक और गायक होते हैं जो हम आज भी देखते हैं कि नर्तक गायक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं।
एवं अन्य तमाशबीन, जितने भी बीन वाला हो गया, सांप वाला हो गया, या फिर जो रस्सी में चलते हुए हम लोगों ने देखा होगा कई बार, ठीक है। तो आप आज भी देखने को पा जाओगे कहीं ना कहीं। तो इस तरह के भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते हैं, यानी इन सबको ही हम खानाबदोश जनजाति कहते हैं। अब जानते हैं बंजारे कौन है, ठीक है। बंजारे की डेफिनेशन क्या है? 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी, क्या नाम है इनका? पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई। ऐसा कौन कह रहा है? पीटर मंडी कह रहे हैं कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे, यानी कि सभी पशु, जितने 14,000 पशु हैं, वो गेहूं और चावल के अनाजों से लदे हुए हैं। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं, ठीक है। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भार वाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, ठीक है। तो इनके जीवन का जो तरीका है वे अन्य लोगों से मिलता जुलता ही है। गाय बैल उनके अपने होते हैं, यानी कि गाय बैल का ये पालते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं, ठीक है। कई बार वे भाड़े पर सौदागरों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन कई बार वे खुद ही सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है, यानी कि कोई भी वस्तु, अनाज है, जैसे मान लीजिए कि अनाज ही को ले लेते हैं। अनाज जहाँ पर सस्ता है वहाँ उन्होंने खरीदा और जहाँ पर महंगा है वहाँ पर उसको जाकर के बेच दिया। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाते हैं जहाँ जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है, यानी कि अब जहाँ पर ये अनाज को बेच रहे हैं, जहाँ पे अनाज महंगा है, वहाँ से वहाँ की कोई सस्ती वस्तु को खरीदेंगे और उस जगह लेकर जाकर बेचेंगे जहाँ वह वस्तु क्या है, महंगी है, ठीक है। टाडा में 600 से 700 तक लोग हो सकते हैं, यानी कि एक टाडा में कितने लोग हो सकते हैं? 600 से लेकर के 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। एक दिन में 6 या 7 मील तक ही चलते हैं वे। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि बंजारे कौन हैं, ये रहते कैसे हैं और इनका व्यवसाय कैसे चलता है, यानी कि इनका जीविकोपार्जन के इनके साधन क्या क्या हैं। कई पफुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थीं, यानी कि जो कई जनजातियां हैं, पशुचारी जनजातियां हैं, ठीक है, मवेशी और घोड़ों को मतलब मवेशी और घोड़े से जानवरों को पालते थे। फिर उसके बाद में संपन्न लोग, यानी कि राजा को या फिर जो उनके मनसबदार हैं उनको वो क्या करते थे, बेचते थे। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थीं, ठीक है। जो फेरी वाले होते हैं, आज भी आप देखते हैं गांव में जो कपड़े लेकर बेचने के लिए आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फेरी वाले कहते हैं। तो ये एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करती हैं। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोर जैसे माल बनाते और बेचते थे। तो यानी कि फेरी वाले कौन है? जो कपड़ा बेच रहा है, जो चटाई बेच रहा है, जो रस्सी बेच रहा है, यानी कि कोई भी वह व्यक्ति कोई भी सामान को लेकर के एक ही सामान दूसरी जगह जो टहल टहल कर बेच रहा है, वो कौन है? फेरी वाला है। शक्कर भी लोग बेचते हैं, ठीक है। शक्कर लेकर के, गुड़ लेकर के लोग बेचते हैं। मेवा लेकर के लोग एक गांव से दूसरे गांव तक जा करके बेचते हैं। गांव में अगर आप रह रहे हैं तो आप वहाँ की इस चीज़ से भली भांति परिचित होंगे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थीं, यानी कि नर्तकों, गायकों और तमाशबीनों की भी जातियां थीं। ये जातियों में बटे हुए थे, जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन
करती थी। ये अपनी कला का प्रदर्शन किया करते हैं, ठीक है। जिसके पास जो हुनर है वो उसका वह प्रदर्शन करेगा। अब हमने यहाँ तक जो भी पढ़ा है उन सब से किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सब को एक बार हम देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। तो आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे पाने में सक्षम होंगे। तो देखिए आपको ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो भील जनजाति कहाँ पर है, कोली जनजाति कहाँ पर है, गोंड कहाँ पर है और कुरागा जनजाति कहाँ पर निवास करती है, ये आपको सूची में सम्मिलित करना है। तो चलिए जल्दी करिए। तो देखिए पहले का भील जनजाति हमने कहाँ पढ़ा था, तो पश्चिम और मध्य भारत में हमने क्या पढ़ा था, मैंने बताया था कि भील जनजाति आपको मिलेगी, ठीक है। अब आता है दूसरा नंबर। तो दूसरे का जो कोली जनजाति है, तो कोली जनजाति को कहाँ पर मिलेगी, तो कोली जनजाति आपको मिलेगी कर्नाटक और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की पहाड़ियों में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर कोली जनजाति मिलती है और कौन सी थी, याद करिए। एक जनजाति क्या नाम था, कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों पर कोली जनजाति, और दूसरी का क्या नाम था, तो दूसरी जनजाति का नाम था बिराद। ध्यान रखिएगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, क्या नाम था उसका, बिराद। ओके, तो कोली जनजाति और बिराद जनजाति को कहाँ पर मिल रही है, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों पर कोली और बिराद तथा कई दूसरी जनजातियाँ के निवास स्थान यहाँ पर थे, ठीक है। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। अब हम देखते हैं गोंड कहाँ था, ठीक है। तो गोंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा साथ ही महाराष्ट्र में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इनका निवास स्थान था, और साथ साथ कहाँ पर था, तो महाराष्ट्र में। ये आप एक नोट डाउन कर लीजिएगा। तो गोंड जनजाति कहाँ थी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अब बचता है कुरागा, ठीक है। तो कुरागा जनजाति कहाँ पर थी, तो कुरागा जनजाति थी आपकी दक्षिण भारत में, ठीक है। लेकिन कुरागा के साथ में और कौन भी जनजाति थी, क्या आपको याद आ रहा है, तो कुरागा के साथ में देखो आपको सारे ऐसे ही की पॉइंट्स को पकड़ के चलना है, क्योंकि जनजातियां बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो ध्यान करो कि कुरागा जनजाति के साथ में दक्षिण भारत में और कौन सी जनजातियां पाई जा रही थी। तो देखो पहले तो कुरागा हो गई हमारी, ठीक है। दूसरी क्या थी, वेतर। दूसरी का क्या नाम था, वेतर। ओके, वेतर। और फिर मारवाड़ जनजाति हमने पढ़ा था ना, मारवाड़ जनजाति दक्षिण भारत में हमको मिलती थी, और इसकी विशाल आबादी भी हमको दक्षिण भारत में देखने को मिली थी। यानी कि इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाना बदोश के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं। तो फ्रेंड्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बंजारे लोग कौन थे। ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी योद्धा, या फिर ऑप्शन डी शिल्पकार। इसका सही जवाब है बंजारे कौन थे, तो बंजारे व्यापारी थे। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। बंजारे लोग कौन थे, व्यापारी थे। अभी लास्ट टाइम के यूपी पीसीएस एग्जाम में 2019 वाले एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया था कि बंजारे लोग कौन थे, व्यापारी। आप देखिए 7th क्लास के एनसीईआरटी से यूपी पीसीएस क्वेश्चंस पूछता है। ऐसे हमने 6th क्लास में भी देखा था कि कितने सारे क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी से बन करके आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। कैसे नई जातियों का निर्माण हुआ, कैसे उनकी श्रेणियां बदली, अब हम वह देखने वाले हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। यानी कि समाज में जब अर्थव्यवस्था में चेंज आया तो नई हुनर वाले लोगों की आवश्यकता होने लग गई। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी, ठीक है। अब जो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही जो वर्ण व्यवस्था पहले से बनी आ रही थी, उसी वर्ण के भीतर ही छोटी छोटी जो जातियां थीं वह उभरने लग गई। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आईं। दूसरी ओर
यहाँ यानी कि देखिए यहाँ पर ब्राह्मणों के बीच में भी एक नई जाति आ गई। अब दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया, यानी कि कई जनजातियों में और सामाजिक समूहों में जो जाति विभाजित समाज था उसको भी शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। जिन्हें जातियों का दर्जा पहले प्राप्त नहीं था उन्हें भी जातियों का दर्जा अब यहाँ पर दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, ठीक है, जिन्हें विशेषज्ञता प्राप्त थी, विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री, ठीक है, कौन कौन फिर से सुन लो, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई थी, जो कि इनको पहले क्या था, इनको जातियों के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त थी। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गई। यहाँ पर पहले क्या था, वर्ण था, ये एक वर्ण थे, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है कि वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का क्या बनी, यहाँ पर आधार बनी। ऐसे ही धीमे धीमे चेंज आ रहा है। तो अब हम देखते हैं आखिर जाति पर विचार विमर्श कैसे हुआ। जाति पर विचार विमर्श वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन हमको मिलता है। किसके अभिलेख में, तो उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में। ये कहाँ पर है, तो ये वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में है। क्या मिलता है इसमें, वे रथकारों, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, रथ बनाने वाले लोग, ठीक है, वे रथकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए। तो यानी कि उन्होंने तय किया कि इस जाति के कामकाज क्या क्या हो सकते हैं, जिनमें वस्तुकला, पहली थी वस्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, यानी कि मंदिर के द्वार को बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। यानी कि इतने कार्य इसमें क्या थे, शामिल थे। तो जो भी व्यक्ति ये सारे कार्य कर रहा है उनको एक जाति बना दिया गया, यानी कि उन्हें जाति में कन्वर्ट कर दिया गया। जहाँ पहले वर्ण के रूप में वो थे, अब वो जाति के रूप में जाने लग गए कि वे इस जाति का व्यक्ति है। 11वीं और 12वीं शताब्दी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। यानी कि जो राजपूत गोत्र थे उनमें उनकी भी ताकत, जो उनकी ताकत थी, जो उनकी क्षमता थी, उसमें क्या हुआ, इजाफा हुआ, वो बढ़ी। उनमें से वे कौन कौन से लोग थे, तो वे हूण वंश था, चंदेल था, चालुक्य राजवंश था और दूसरी वंश परंपराओं से भी और भी व्यक्ति, और भी लोग या फिर और भी मतलब और भी वंश कह लें आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे, यानी कि जो इनमें से कुछ लोग थे वे पहले क्या थे, जनजातियां थे, और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। और फिर बाद में वही जो पहले जो जनजाति कुल के थे लोग थे वे क्या मान लिए गए, राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। हमने देखा था कि कैसे कोई एक सामंत ही शक्तिशाली हो गया और उसने अपने शासक को मारा और उसने उसकी जगह ले ली, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे, यानी कि जहाँ खेती किसानी हो रही थी वहाँ पे कई परिवर्तन हो रहे थे। और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया था। तो जो शासक थे उन्होंने क्या किया कि अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी संपदा का वहाँ पर क्या कहते हैं, इस्तेमाल किया था। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया था। यानी कि जो शासक, जैसे शासकों के रूप में जो राजपूत गोत्र के जो जब उदय हुआ तो उसका जनजातीय लोगों ने उसका क्या किया, अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। यानी कि जैसे ब्राह्मणों का समर्थन प्राप्त, जिन जनजातियों को ब्राह्मणों का समर्थन प्राप्त होता गया वे जाति व्यवस्था का क्या बनती गई, हिस्सा बनती चली गई। लेकिन केवल प्रमुख जनजातियां परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। बहुत
छोटी सी संख्या थी जनजातियों की, जो जनजाति परिवार की बहुत छोटी सी संख्या थी जो किस में शामिल हो पाए, शासक वर्ग में शामिल हो पाए, ठीक है। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई, यानी कि जो जनजातीय थे उनकी जो बड़ी एक आबादी थी वो छोटी जातियों में ही अपना स्थान तलाश पाई, यानी कि वो छोटी जनजातियों में ही सिमट कर रह गई। बहुत कम ही जनजातियां ऐसी थीं जो क्या बनी, शासक वर्ग में शामिल हुई, यानी कि शासक बने। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। यानी कहाँ कहाँ की जनजातियों ने इस्लाम को अपनाया था, तो ध्यान रखो, पंजाब की जनजाति ने इस्लाम को अपनाया, सिंध की जनजाति ने इस्लाम को अपनाया और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजाति ने इस्लाम को अपना लिया। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे और उन्होंने क्या किया, जाति व्यवस्था को नकार दिया कि हम जाति व्यवस्था को नहीं मानते हैं। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई, यानी कि पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम इलाकों में जो सनातनी हिंदू धर्म में जो भी जाति व्यवस्था है उन्होंने इस जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है, यानी कि जो राज्यों की जो उत्पत्ति हुई है तो इन जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव, जो इनमें सामाजिक चेंज आया है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गहराई से संबंधित है। ओके, हमारे इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं, उसको हम देखते हैं। पहला कौन सा है, तो देखिए पहला है गोंड, ठीक है, और दूसरा आपको दिखेगा अहोम। आइए कुछ बातें जानते हैं स्थानांतरीय कृषि के बारे में। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्थानांतरित कृषि क्या है, यानी कि पहले अगर यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हैं, ठीक है, तो इनको पहले इन्हें काटा गया, काटने के बाद यहाँ पर कृषि की गई और जब इस कृषि इन्हें काटा गया और काट कर इनको जलाया गया, ठीक है, जलाने के बाद जो भी इनकी जो राख है उसी राख में ही खेती की गई, यानी कि उसी राख में फसल बो दी गई। और जब इस ज़मीन की उर्वरता क्षमता खत्म हो जाएगी तो ये लोग इस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जा करके अब यहाँ के पेड़ों को काटेंगे और यहाँ पर ही कृषि करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो इसे इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, ठीक है, स्थानांतरित कृषि इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। आइए अब पढ़ते हैं गोंड जनजाति को। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था, यानी कि जो जनजातियां थीं, गोंड जनजाति जो थी वो किस में विभक्त थी, तो वो कुलों में बटी हुई थी और प्रत्येक कुल में अपना राजा होता था, यानी प्रत्येक कुल का अपना राजा होता था, राजा या फिर राय उसे ही कहते थे। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, ठीक है, जिस टाइम पे दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लग गए थे, यानी कि जो ताकतवर गोंड राज्य थे वो छोटे सरदार जो उस गोंड राज्य के सरदार थे उन पर क्या होने लग गए, हावी होने लग गए थे। अकबर के शासनकाल में एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है, यानी कि अकबर के शासनकाल के एक इतिहास जिसका नाम अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे, यानी कि कटंगा का जो गोंड राज था, जो गढ़ है, गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। कितने गांव थे? 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब क्या आ रही थी कि जो ये राज्य हैं, जैसे गढ़कटंगा का जो ये राज्य हो गया, इन राज्यों में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह अब क्या होती, केंद्रीकृत हो रही थी, ठीक है।
जो राज्य है गढ़ों में विभाजित थे। अब जो राज्य हैं वो किस में थे, विभक्त थे, तो ये गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। अब प्रत्येक राज्य किसी न किसी गोंड कुल के, जो ताकतवर गोंड कुल है, जो वहाँ का राजा या राय है, उसके नियंत्रण में था। क्या कहते हैं इनको, राजा या राय। ठीक है, ये पुनः, अब ध्यान से पढ़ना, देखो यहाँ पर जो गढ़ है, गढ़ किस में, जो हर गढ़ किसी खास गोंड या कुल के नियंत्रण में था। ध्यान रखना, हर जो गढ़ है वो किसी गोंड या कुल के नियंत्रण में था। अब यहीं पर आगे देखो कि 84 गांवों की इकाइयों में, कितने गांवों की, 84 गांवों की इकाइयों में, ध्यान रखना 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे। ठीक है, जो 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, तो जिन्हें क्या बोला गया है, इन्हें क्या बोला गया, 84 कहा गया। क्या बोला गया, जो 84 गांवों की जो इकाइयां हैं, जब वो विभाजित होती थी, उन्हें क्या बोला गया, 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, यानी 84 गांवों का अब जो उप विभाजन होगा उसे क्या बोलेंगे, बरहोतो बोलेंगे। ठीक है, तो बरहोतो जो 12 गांवों को मिलाकर बनते थे। पहले 84 गांव हुए, ठीक है, 84 गांवों की इकाइयां हुई, उसे क्या बोला गया, 84 कहा गया। अब बरहोतो क्या है, तो 12 गांवों को मिलाकर क्या बना, बरहोतो बना। ठीक है, बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला, यानी कि जब बड़े बड़े राज्य बनने लग गए तो जो ये गोंड समाज का जो चरित्र था, यानी कि गोंड जो परंपराएं थीं, जैसे गोंड लोग जैसे रह रहे थे, उनका पूरा का पूरा चरित्र क्या हो गया, चेंज हो गया। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में क्या हुआ, विभाजित हो गया। ठीक है, ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की, यानी कि जो ब्राह्मण थे उस टाइम के, उन्होंने क्या किया कि गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। ठीक है, गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। ध्यान रखना, तो अब जब ये अधिक शक्तिशाली बन चुके हैं यहाँ पर गोंड राजा, ठीक है, तो इनको अब क्या चाहत हो रही है कि ये क्या बन जाए, राजपूत बन जाए। ठीक है, राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की इनको चाहत हुई। इसीलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने, ध्यान रखिएगा ये नाम कहाँ के राजा हैं, ये गढ़ कटंगा के, ध्यान रखिएगा, गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। तो अमन दास ने किसकी उपाधि धारण की थी, तो अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि को धारण किया। उसके पुत्र दलपत ने, ध्यान रखिएगा, संग्राम शाह, जो अमन दास हैं, अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण करी है। अब अमन दास के जो पुत्र हैं दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। अब इनकी ये चाहत जो थी वो कंप्लीट हो गई यहाँ से। ठीक है, राजपूत बनने की। तो देखिए इन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण कर ली, किसने, अमन दास ने। अमन दास के पुत्र का नाम है दलपत ने। दलपत ने क्या किया है, दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा शालबाहन की पुत्री, जिनका नाम था दुर्गावती, इनसे क्या किया, विवाह किया। तो दुर्गावती के हस्बैंड का क्या नाम है, सालबाहन। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं। दलपति की जो मृत्यु है वह कम उम्र में ही हो गई। ठीक है, तो जो दलपत हैं उनकी मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थीं और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन किया। तो जो दुर्गावती हैं उन्होंने अपने नाम पर शासन न करते हुए अपने पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन किया, जो जिनका पुत्र भी अभी 5 साल का ही था। ठीक है, तो अपने पुत्र वीर नारायण के नाम पर उन्होंने शासन की कमाल संभाली। उनके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ, यानी कि जो दुर्गावती हैं उनके शासनकाल में क्या हुआ, राज्य का और विस्तार हुआ। 1565 ईस्वी में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला कर दिया। ठीक है, तो कब किया, 1565 ईस्वी में आसिफ खान के नेतृत्व में गढ़ कटंगा पर हमला हो गया। ठीक है, रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, उसकी हार हुई, यानी कि दुर्गावती की क्या हुई, हार हुई, और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। रानी दुर्गावती ने आत्मसमर्पण ना करके उन्होंने मर जाना ही बेहतर समझा। उनका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ
मारा गया। रानी दुर्गावती के मरने के तुरंत बाद ही उनका पुत्र भी लड़ता हुआ मारा गया। गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था। तो जो गढ़ कटंगा था वो कैसा राज था? तो बहुत समृद्ध राज था। तभी वहाँ की रानी दुर्गावती थी, वहाँ पर राजा थे, ठीक है, वहाँ पर इतने समृद्धशाली राजा थे। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खाफा धन कमाया था। तो जो गढ़ कटंगा है उसने किस कार्य में सबसे अधिक, जो गढ़ कटंगा से किस कार्य में सबसे अधिक धन कमाया गया था? तो वो था हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के लिए, ठीक है, यानी कि हाथियों का व्यापार होता था यहाँ से, इसीलिए वहाँ से अच्छा खाफा धन आता था, क्योंकि हाथियों का उस टाइम पे युद्ध में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इनकी बहुत अहमियत भी थी। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के, ठीक है, जब मुगलों ने गोंडों को हराया था तो उन्होंने वहाँ पर क्या पाया? तो बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। उन्होंने बेशकीमती सिक्के हाथी उन्होंने बहुत सारे हथियार लिए, अपने अंडर कर लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि गढ़ कटंगा का उन्होंने एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया गया, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। तो वीर नारायण चाचा का क्या नाम है? चंदर शाह। तो एक भाग उन्होंने अपने हिस्से में ले लिया मुगलों ने और बाकी का किसको दे दिया? चंदर शाह को दे दिया। और उन्होंने जो सिक्के थे, हाथी थी, उनको उन्होंने खुद रख लिया, हथिया लिया उसको। गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा। अब इसका पतन पूरी तरह हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ टाइम तक सर्वाइव इसने किया, यानी कि कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे, यानी कि बुंदेलों और मराठों के आगे अब ये गोंड साम्राज्य झुक चुका था। अब हम पढ़ेंगे अहोम जनजाति को। अब हम जानते हैं अहोम जनजाति के बारे में। तो अहोम लोग कौन थे ये देखते हैं। तो अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। तो अहोम लोग कहाँ के थे? तो ये म्यांमार के थे, ठीक है, म्यांमार के थे। फिर ये कहाँ से कहाँ आए? तो ब्रह्मपुत्र घाटी तक के लोग आ गए। उन्होंने भुइया यानी कि भूस्वामी, ठीक है, उन्होंने भुइया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। उन्होंने भूस्वामी लोगों की जो पुरानी राजनीतिक व्यवस्था थी उसका दमन किया और अपने नए राज्य की स्थापना की। तो देखिए आपको यहाँ पर भुइया याद रखना है। भुइया किसको कहा गया है? भुइया भूस्वामियों को कहा गया है। 16वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने कितने राज्यों में? तो 2 राज्यों में। उन्होंने 2 राज्यों यानी कि पहला चुटियों जो कि 1523 में और कोचहाजो, ठीक है, पहला क्या है? चुटियों जो कि 1523 जिसकी डेट है और कोचहाजो जिसकी डेट है 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। तो उन्होंने कितने राज्यों को मिलाया अपने राज्य में? उन्होंने 2 राज्यों को मिलाया, जिसका पहला क्या नाम है? चुटिया, दूसरे का क्या नाम है? कोचहाजो के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया, यानी कि जो अहोम जनजाति है, देखो इसने अन्य जातियों को भी अपने अधीन कर लिया और चुटियों को और कोच को भी अपने अधीन कर लिया, ठीक है। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया, यानी कि अहोम जनजाति ने आग्नेय वस्त्र का इस्तेमाल कब कर लिया था? तो 1530 ईस्वी में ही अहोम जनजाति ने आग्नेय वस्त्र का इस्तेमाल कर लिया था। 1660 ईस्वी आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। अहोम जनजाति अब यहाँ पर 1660 ईस्वी तक बारूद और तोपों का इस्तेमाल करने लग गई थी, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 ईस्वी में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला कर दिया। तो अहोम जनजाति पर मुगलों का आक्रमण कब हुआ था? तो ध्यान रखना 1662 ईस्वी में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर क्या किया था? आक्रमण कर दिया था। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। लेकिन यहाँ पर अहोम जो जनजाति है वे हार जाती है। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि अहोम राज्य किस पर निर्भर था? तो अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाई कहलाते थे, ठीक है। तो ये भी
ये भी पीटी का ही एक फैक्ट है कि पाइक कौन है। तो पाइक कौन है? जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता है वे क्या हैं? पाइक हैं, ध्यान रखिएगा। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी, ठीक है, अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। एक जनगणना के अनुसार प्रत्येक गांव एक निश्चित संख्या में पाइक भेजेगा। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों में कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार क्या हुआ कि अहोम कुल टूट गया। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था, यानी कि अब क्या है, प्रशासन जो है केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। जितने भी वयस्क पुरुष थे वे अब सेना में जाने लग गए और वहां पर अपनी सेवाएं देने लग गए। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे, ठीक है। पहले वो क्या करेंगे, पहले अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे सेना में जा करके, ठीक है। फिर उसके बाद जब वहाँ से वापस आते तो वो लोग क्या करते थे, सिंचाई कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ठीक है, जिसका जो व्यवसाय है उन कार्यों में वो अपने लग जाते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। तो चावल की खेती के नए तरीकों को कौन अमल में लाया है, तो ध्यान रखना अहोम लोग लेकर आए हैं। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। तो अहोम समाज किस में विभाजित था, तो अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। ध्यान रखना, तो जो अहोम समाज था खेल में विभाजित था, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता तो एकदम सही लगाना, क्योंकि कुलों को ही क्या कहा गया है, खेल कहा गया है यहाँ पर। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, ठीक है, दस्तकारी वहाँ पर बहुत कम होती थी, इसकी जातियों पर बहुत कम थी। इसीलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। वे खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे, ठीक है। तो वो खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव में होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। किसान को अपने गांव के समुदाय के द्वारा ही जमीन प्राप्त होती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था, यानी कि जो भी वहाँ का राजा है, जब तक समुदाय की अनुमति नहीं होगी तब तक वह किसान से, वहाँ का राजा भी उस जमीन को वापस नहीं ले सकता है, ऐसा वहाँ का रूल था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, ठीक है, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। तो अब 17वीं शताब्दी के आते आते ब्राह्मणों का वर्चस्व यहाँ पर हावी होने लग गया। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, तो मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई, ठीक है। शिव सिंह, जिनका शासनकाल 1714 से लेकर 1744 तक था, शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया, ठीक है। ध्यान रखना, जो कि अहोम जनजाति के ही हैं शिव सिंह, ठीक है। शिव सिंह के कार्यकाल में क्या हुआ कि जो हिंदू धर्म था वहाँ का सबसे प्रमुख धर्म बनकर उभर आया, ओके। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था, यानी कि उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया तो था, लेकिन अपनी जो उनकी जो पारंपरिक आस्थाएं थी उनको उन्होंने क्या किया, नहीं छोड़ा है। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी, यानी कि अब देखो अहोम समाज में क्या हो रहा है कि कवियों को और विद्वानों को जमीन दी जा रही है, वहाँ पर मंदिरों और पंडितों को जमीन दान में दी जा रही है, ठीक है। नाट्य कर्म को प्रोत्साहित किया जाता था, यानी कि जिसका जो भी हुनर है, नाट्य क्रम का जो हुनर है उसको वो लोग प्रोत्साहित कर रहे थे। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। संस्कृत की जो कृतियां हैं उनको भी स्थानीय भाषाओं में उनका ट्रांसलेट किया गया, ठीक है, उनका अनुवाद किया गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। तो किस कृति को लिखा गया था पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में, ध्यान रखना। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम में लिखा गया है और फिर असमिया में लिखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं इससे जितना भी हमने पढ़ा है उससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमारे जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है,
क्वेश्चन नंबर है आपका ये पहला, मध्यकालीन गोंड समाज के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। तो आपका कथन है, मूलतः बराबरी वाला गोंड समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। कारण क्या है, गोंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। तो बताओ इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है कथन एवं कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कथन एवं कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है कथन सही है एवं कारण गलत है। ऑप्शन डी है कथन गलत है एवं कारण सही है। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। कथन एवं कारण दोनों सही हैं लेकिन जो कथन है, जो कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ध्यान रखना, कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, जैसा कि आप पढ़ करके ही आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकबर के शासन काल में 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया तब उसका सामना किससे हुआ था। ध्यान रखना, फिर से क्वेश्चन पढ़ लो। अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया तब उसका सामना किससे हुआ था। तो इसका सही जवाब है रानी दुर्गावती से हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब क्वेश्चन है, गोंडवाना क्षेत्र के गढ़कटंगा राज्य के द्वारा किस जानवर का निर्यात कर काफ़ी मात्रा में धन कमाया गया था। तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि गोंडवाना क्षेत्र के गढ़कटंगा राज्य के द्वारा किस जानवर का निर्यात कर धन कमाया गया था बड़ी मात्रा में। तो वह था हाथी। आपको पता ही होगा, आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 11वीं और 12वीं सदी के जनजातियों से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। ओके, तो पहला कथन है आपका, कुछ जनजातीय परिवार शासक वर्ग में शामिल हो गए और कई के कुल राजपूत मान लिए गए। ठीक है, तो कुछ जनजातीय परिवार क्या है, शासक वर्ग में शामिल हो गए और कई के कुल जो है राजपूत मान लिए गए। क्या यह सत्य है। पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। क्या यह सत्य है। तीसरा कथन है, इस्लाम को अपनाने वाले इन जनजातीय क्षेत्रों में हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक व्यवस्था को बड़े पैमाने में स्वीकार किया गया। क्या ये कथन सत्य है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। पहला और दूसरा एकदम सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से किस देश के निवासी थे। तो अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से म्यांमार देश के निवासी थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक किसे कहा जाता था। तो अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक किसे कहा गया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन ए है आपका श्रमिक, ऑप्शन बी है शिल्पकार, ऑप्शन सी है बुनकर या फिर ऑप्शन डी सैनिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रमिक। पाइक श्रमिक को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी जनजाति के लोगों ने 1530 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था तथा 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। तो आपके ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी अहोम, ऑप्शन सी चेर सरदार शाह या फिर ऑप्शन डी बलोच। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन, बताइए बताइए कौन सा सही जवाब है इसका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अहोम। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है अहोम समाज के अंतर्गत खेल, ऑप्शन नंबर सी, कुल को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अहोम समाज के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरा है, अहोम समाज एक रूढ़िवादी समाज था जो कवियों एवं विद्वानों को कोई प्रोत्साहन नहीं देता था। उपयुक्त में से कौन सा या ऐसे कथन सत्य हैं? तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि कथन केवल एक ही सही है, तो यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक। जनजातीय समाज के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमहाद्वीप में कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय समाज कहा जाता था। क्या ये सही है? दूसरा कथन है हमारा कि जनजातीय समूह व्यक्तिगत रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। तीसरा है, जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए कभी एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहे हैं। तो ये दोनों कथन गलत हैं। इसका सही ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल एक कथन ये है, सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर जनजातियाँ लिखी हुई हैं, अब आपको उसको सुमेलित करना है। कौन सी जनजाति कहाँ से है? तो खोखर जनजाति। तो बताओ खोखर जनजाति कहाँ की है? तो खोखर जनजाति मैंने पढ़ा था पंजाब, याद आया? ठीक है, 13वीं और 14वीं सदी के दौरान खोखर जनजाति बहुत प्रभावशाली थी। कहाँ पर? पंजाब में। और बाद में यहाँ पर कौन जनजाति आ गई है? तो गख्खर जनजाति। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके। और बलोच जनजाति कहाँ फेमस थी? तो बलोच जनजाति उत्तर पश्चिम में फेमस थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है अहोम जनजाति कहाँ थी? तो हमने अभी देखा ही है कि अहोम जनजाति हमारी उत्तर पूर्वी भागों में फेमस थी। और चेर कहाँ थी? तो बचा ऑप्शन डी, चौथा, यानी बिहार और झारखंड में चेर फेमस थी। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। तो बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है आपका, चेर जनजातियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कर उन्हें परास्त कर दिया। दूसरा, इस युद्ध के बाद चेर मुगलों के पूरी तरह अधीन हो गए थे। देखो यहाँ पर ये गलत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या है? असत्य है। ठीक है, तो ये कथन एकदम सही है। क्या पूछ रहा है? असत्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2 असत्य है, क्योंकि ये तो एकदम सही है। यहाँ पर मुगलों के पूरी तरह अधीन वो नहीं हुए थे। गोंड जनजातियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है आपका, गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे तथा वे स्थानांतरित कृषि करते थे। ओके। दूसरा कथन है, गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी तथा प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। निम्न में से कौन सा कथन क्या है? सत्य है। इसका आपको आंसर देना है। तो कथन 1 और 2 दोनों क्या हैं? सही हैं। ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, गोंड राज्य गढ़कटंगा का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया था? तो हमने एक ही पुस्तक देखी जिसका नाम क्या था? अकबरनामा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। तो गोंड राज्य के गढ़कटंगा का उल्लेख हमें जो मिलता है वह अकबरनामा में मिलता है, ध्यान रखिएगा। आइए अब देखते हैं इसका निष्कर्ष। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। हमने देखा वो परिवर्तन, वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे हैं। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई है। इन दोनों के आदान प्रदान से ही समाज में क्या हुआ है? अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया आई है।
बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई थीं। ठीक है, बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां हमने देखी और उनकी जीविकाएं भी देखी। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गए। ठीक है, मतलब उनमें से कई जनजातियां जो थीं वो कैसी हो गई, जाति आधारित समाज में शामिल हो गई। लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही करके नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना खुद ही की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। तो ये पूरे चैप्टर का क्या था, निष्कर्ष था। अब देखते हैं आखिर ये मंगोल कौन थे। ओके, मंगोल, अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढिए। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति कौन थे? मंगोल थे। हमारी इंपॉर्टेंट यही है कि सबसे प्रसिद्ध पशुचारी थे ये, और शिकारी संग्राहक जनजाति कौन थी? मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों, स्टेपी प्रदेश और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय यानी कि 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं। ये विभिन्न जनजातीय और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थीं। ये ध्यान रखना, कुछ खास है नहीं इसमें, बस यही है कि सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति कौन थी? तो मंगोल थी। फिर इसने क्या किया, धीरे धीरे इसने क्या किया कि इसने इतना बड़ा एक राज्य क्षेत्र खड़ा कर दिया। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नया चैप्टर के साथ में। जय हिंद, जय भारत।